अकलदार्ड नाम से अकल नहीं आती, पर ये चीज दर्द जरूर लेकर आती है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त आकाश सागर और आज हमारे बीच हैं सिरसा के जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर पुरुषोत्तम सोनी। वेलकम सर। सर, आज हम चर्चा करेंगे अकलदार्ड, जिसे हम विजडम टूथ के नाम से भी जानते हैं। सर, हमारे दर्शकों को सबसे पहले तो ये बताइए, ये अकलदार्ड है क्या और ये किस उम्र में निकलता? देखिए, अकलदार्ड जो है वो हमारे मुंह में निकलने वाला आखिरी दांत है, जो 17 से 25 साल की एज में मोस्टली इरप्ट होता है। तो इसलिए इसका नाम अलग अलग दिया गया है। कोई इसको अकलदार्ड बुलाता है, विजडम टूथ के नाम से भी जाना जाता है, थर्ड मोलर भी कहा जाता है। ठीक है सर। सर, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जिनकी अकलदार्ड आई है उन्हें मैच्योरिटी आ गई है, क्या ये धारणा सही है? देखिए, एज सच मैच्योरिटी के साथ इसका डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है, बट ये मैच्योर होने पे हमारे मुंह में इरप्ट होती है ये वाली दाढ़, तो इसलिए इसको अकलदार्ड नाम भी दे दिया गया है। हाँ, ये नहीं है कि ये दाढ़ नहीं आएगी तो मैच्योरिटी नहीं आएगी। ठीक है, मैच्योरिटी आएगी। मतलब ये कहने का मतलब है कि ये इस उम्र में आती है जिसमें इंसान को अकल आनी शुरू होती है, तो इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने इसका नाम अकलदार्ड दिया। ठीक है सर। सर, ये कॉमनली देखने को मिलता है कि कई लोगों में ये आती है और कई लोगों में ये पूरी उम्र ही नहीं आती, तो क्या इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे? जी जी बिल्कुल। एक्चुअली ये जाड़ डिपेंड करता है कि हमारे मुंह में इस जाड़ के आने के लिए स्पेस अवेलेबल है या नहीं। कई लोगों में ये पूरा स्पेस होता है, तो इसलिए ये इजीली बाहर और सीधी आ जाती है। कई बार क्या होता है कि स्पेस थोड़ा कम होता है, ये टेढ़ी आ जाती है, जो एक प्रॉब्लम पैदा करता है। टेढ़ा होना इसका प्रॉब्लम पैदा करता है। ठीक है। और कई केसेस में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता, तो ये अंदर ही दबी रह जाती है, जो ना तो बाहर आ पाती है पूरी उम्र, और फिर ये हम इसको तो उन लोगों में हमें ये देखने को ही नहीं। ठीक है सर। सर, अकलदार्ड जो कि आजकल काफी लोगों को निकलवानी पड़ती है, इससे रिलेटेड हमें कुछ दिक्कतों के बारे में बताइए कि क्या क्या दिक्कतें कर सकते? देखिए, अकलदार्ड एज सच हमारे मुंह का एक ऑर्गन ही है जो आना ही चाहिए, बट बहुत सारे केसेस आजकल ये ऐसे हो रहे हैं कि ये टेढ़ी आने की वजह से ये पेन पैदा कर देती है मुंह में। ठीक है। ये आगे वाले दांतों में प्रेशर पैदा कर देती है टेढ़ा होने की वजह से, और इसकी पोजीशन ऐसी होती है कि इसमें यहाँ पर खाना फंसने लग जाता है। ठीक है सर। फिर पेशेंट को पेन, स्वेलिंग, इस तरह की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, और ये इस एरिया की पेशेंट प्रॉपर क्लीनिंग नहीं कर पाता। ठीक है सर। जिसकी वजह से यहाँ खाना फंसा रहता है, और ये बहुत ही जल्द इसमें कैविटी बन जाती है, जो एक पेनफुल हो जाता है। तो बहुत ऐसे इसकी बेसिकली पोजीशन ही ऐसी है जो हमें मतलब मुश्किल आती है इसको निकालते हुए भी, और इसका केयर, पेशेंट को भी केयर करते हुए इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम के सबसे आखिरी कॉर्नर में रहती है। ठीक है। और दूसरा, इसका अलाइनमेंट थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा रहता है। ठीक है सर। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे बड़े बुजुर्गों में हमारे ये कभी दिक्कत नहीं आती थी कि जैसे अकलदार्ड से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, तो आजकल इसमें ऐसा क्या हो गया है कि इसकी वजह से हमारे को दिक्कत आनी शुरू हुई? देखिए, ड्यूरिंग एवोल्यूशन बहुत सारे चेंजेस हमारी बॉडी में आने शुरू हो गए हैं, तो उनमें से एक चेंजेस ऐसा भी है कि हमारे मुंह का साइज थोड़ा छोटा होता जा रहा है। मुंह का जबड़े का साइज छोटा होने की वजह से इस जाड़ को आने में थोड़ी प्रॉब्लम होने लग गई है, प्रॉपर बाहर नहीं आ पाती, और आती है तो टेढ़ी आ जाती है। तो ये एक वजह रहती है कि एवोल्यूशन इसका एक कारण बन रहा है कि इस जाड़ के पेन का। अदरवाइज बहुत जो पुराने बुजुर्ग रहते थे उनमें ये प्रॉब्लम इसलिए नहीं आती थी कि उनके जबाड़ का साइज थोड़ा बड़ा रहता। ठीक है सर। सर, आजकल हम जैसे देखते हैं डॉक्टर्स जो हैं या डेंटिस्ट जो हैं वो एक बहुत कॉमनली एक टर्म यूज करते हैं कि आपका विजडम टूथ इम्पैक्टेड है। जी, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को जरूर जी। एक्चुअली इम्पैक्टेड वर्ड का मीनिंग ये है कि ये जाड़ प्रॉपरली बाहर नहीं आ पाने की वजह से इसका नाम इम्पैक्टेड दिया जाता है। तो इम्पैक्शन बहुत तरह का होता है, वो जाड़ आगे की तरफ भी मुड़ी हुई हो सकती है, पीछे की तरफ भी मुड़ी हुई हो सकती है, साइड वाइज भी मुड़ी हुई हो सकती है, या ये आधी इरप्ट हुई है, आधी इरप्ट हुई नहीं है। तो ये बहुत सारे ऐसे इसके पोजीशंस हैं। इन पोजीशंस को, ऑल ओवर पोजीशंस को, इनको इम्पैक्शन कहा जाता है। मतलब कुल मिलाकर अगर इम्पैक्शन को हम बताना चाहें तो उसकी नॉर्मल जगह से अलग जगह को ही इम्पैक्शन के तौर पर कहा गया।
बिल्कुल। पर जो कॉमनली इम्पैक्शन हम कहते हैं उसको हम टेढ़ापन के तौर पे कह सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। ठीक है सर। सर कई लोगों को ये दिक्कत होती है कि वो इसके बारे में सोचते हैं कि ये तो अगर हमें अब दिक्कत या पेन शुरू कर चुकी है हमारी अक्कल जाट, तो हमें ये निकलवानी ही पड़ेगी। जी। क्या इसको बिना निकलवाए भी इसका इलाज करवाया जा सकता है? देखिए, इट्स ऑल डिपेंड ऑन सिवियरिटी ऑफ द कंडीशन। ये किस पोजीशन में है, कैसी है, इसका अदर ट्रीटमेंट ऑप्शन जैसे कि हम रूट कैनाल और इसका अपर कोलेक्टमी, ये सब ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं, बट अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन ये हम सूटेबल जो हमें लगता है वो हम देखते हैं। ठीक है सर। सर जब हम आरसीटी इसकी कर सकते हैं तो ऐसा क्या केस बनता है कि जब हमें उसको निकलवाना पड़ता है? देखिए, आरसीटी इसकी करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है बिकॉज ऑफ ये एक तो बहुत लक्स पेन है, ठीक है। दूसरा, इसकी रूट्स बहुत अंदर से टेढ़ी रहती है, तो टेढ़ी होने की वजह से इसकी प्रॉपर एग्जैक्ट आरसीटी कर पाना भी बहुत मुश्किल रहता है। दूसरा, इसका जो ये टेढ़ापन है, आगे की तरफ झुकाव, पीछे की तरफ झुकाव, उस वजह से इस पे अप्रोच होना भी बहुत मुश्किल रहता है। तो हमें ये देखना पड़ता है कि ये इसका बेस्ट पॉसिबल वे क्या रहता है। तो अगर आरसीटी हम कर पाते हैं किसी पेशेंट की, तो हम उसको पहले आरसीटी का एडवाइस कर सकते हैं, अदरवाइज हमें ये निकालनी ही पड़ेगी। ठीक है सर। सर हमें विजडम टूथ या अक्ल जाड़ से संबंधित कुछ कॉम्प्लिकेशंस या रिस्क फैक्टर्स के बारे में भी बताइए। देखिए, अक्ल जाड़ को रिमूवल के बाद थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशन पेशेंट फील करते हैं, और कुछ माइनर होते हैं, कुछ मेजर होते हैं। देखिए, माइनर कॉम्प्लिकेशंस ये रहते हैं कि कई बार पेशेंट ब्लीडिंग को फेस करता है आफ्टर एक्सट्रैक्शन, ठीक है, तो वो ब्लीडिंग के लिए हम उसको आफ्टर स्पॉटिंग थेरेपी दे देते हैं। कई बार पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाता है, इस जाड़ को निकालने के बाद स्वेलिंग आ सकती है, ठीक है, और कई बार हमें ड्राई सॉकेट भी देखने को मिलता है। ड्राई सॉकेट क्या है कि इस पेशेंट का जो आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस टूथ प्रॉपरली उसका जो एरिया है वो हील नहीं हो पाता, ठीक है। एक्सट्रैक्शन के हफ्ते 10 दिन बाद भी वो पेशेंट पेन फील करता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें उसके बाद उसको पेशेंट को फिर कुछ मेडिकेशंस देनी पड़ती हैं, जो फिर उसको वो ट्रीटमेंट करवा सके, ताकि फिर वो पेशेंट को वो ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे वो ठीक फील करता है। ठीक है सर। सर हमें ये बताइए कि जैसे हमारे डेली रूटीन की कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं या कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिसकी वजह से इसके ऊपर कुछ इफेक्ट्स पड़ते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, हमारी डेली रूटीन्स की जो आदतें हैं, जैसे कि हमारा फूड हैबिट्स, बेसिकली हमारी फूड हैबिट्स काफी चेंज हो गई हैं। हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे वो हमसे काफी बेटर खाना खाते थे, बट आजकल के जो युवा हैं वो प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाने में बिलीव करते हैं। हमारा जो मार्केट का फूड है वो बहुत ही ज्यादा अनहाइजीनिक भी रहता है, और कुछ मुंह के अंदर जमने का भी उसका ज्यादा रहता है। तो इसलिए क्या है कि जो ये हमारी फूड हैबिट्स हैं वो एक कारण बन रही है डेंटल प्रॉब्लम्स का, जिसमें से एक अकल जाड़ का भी एक प्रॉब्लम आ जाती है, बिकॉज ये लास्ट में है तो इसमें खाना फंसने की टेंडेंसी थोड़ी सी ज्यादा रहती है। दूसरा, जो ये एक कारण बनता है ब्रशिंग टेक्निक्स, अगर पेशेंट जो है वो प्रॉपरली ब्रश नहीं करते, उसमें प्रॉब्लम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा ये रहता है कि जो पेशेंट रूटीन वाइज स्मोकर्स हैं या कुछ एल्कोहलिक पेशेंट हैं, उनमें भी कुछ प्रॉब्लम्स देखने मिलता है। सर अभी आपने एक बात और बताई थी हमें कि ये जो हमारा कॉर्नर ऑफ द माउथ है या सबसे आखिरी का हिस्सा हम जिसको कह सकते हैं, तो यहाँ तक ब्रश करना पेशेंट के लिए भी एक डिफिकल्टी चैलेंजिंग कहिए। तो सर इसके बारे में बताइए कि हमें यहाँ को इस एरिया को कैसे साफ करना चाहिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट को दो चीजें अपनानी चाहिए। एक तो जब भी वो कुछ खाए, जब भी वो कुछ पिए, तो उसके बाद वो रिंस करे अच्छे से, ठीक है, कुल्ला करे, ठीक है। अगर वो इफेक्टिवली कुल्ला करेगा तो उसके मुंह में कुछ ठहरेगा, ठीक है। और जो ब्रशिंग है वो दिन में 2 बार करने की आदत डाले, और आफ्टर मील करने की आदत डाले, सुबह खाने के बाद और रात को सोने से पहले, ठीक है। तो जिससे क्या रहेगा कि हमारे को जो प्रॉब्लम आने के चांसेस है वो कम रहेंगे, और जो ब्रशिंग है वो एक प्रॉपर वे में करे तो बेटर रहेगा। जो ब्रशिंग की टेक्निक्स हैं वो प्रॉपरली उसको वहां तक क्लीन करेगा तो वो इजीली उसको मेंटेन कर पाएगा। ठीक है सर।
सर जैसे हम जानते हैं कि हमारे मसूड़ों पे भी कई बार ब्रश की वजह से दिक्कत आती है, तो क्या विजडम टूथ में भी ऐसा कुछ है? देखिए ब्रश की टेक्निक, देखिए अगर पेशेंट ब्रशिंग प्रॉपर नहीं कर पा रहा तो उसको किसी भी तरह की दिक्कत पैदा हो सकती है। वो एज रिलेटेड टू अकल जाट की भी हो सकती है। तो पहली बात तो ये कि ब्रश जो है हमें सॉफ्ट ब्रश यूज करना चाहिए, और 2 बार ब्रश करेगा तो उसको अच्छा रहेगा। और तीसरा ये कि उसको ब्रश के साथ अगर अकल दाढ़ की प्रॉब्लम बन रही है तो वो मेडिकेटेड माउथवॉशेस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है सर। सर आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे उस पेशेंट को जिसकी अकल दाढ़ निकलने वाली है, कि उसको अपने ट्रीटमेंट से पहले और ट्रीटमेंट के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट को अपना पूरा ट्रीटमेंट प्लान समझना चाहिए। ठीक है सर। कि उसको जो अकल दाढ़ निकलने वाली है उसके लिए क्या ट्रीटमेंट डेंटिस्ट अपनाने वाले हैं। ठीक है, बहुत बार ये नॉन सर्जिकली भी निकाली जा सकती है। ठीक है। ठीक है, और जब सर्जिकल में इसका यूज किया जाता है तो वो पेशेंट जो है वो पूरा डेंटिस्ट से अपनी कंडीशंस, मेडिकल कंडीशंस के बारे में और पास्ट हिस्ट्री के बारे में, स्मोकिंग के बारे में खुल के बात करें। और अगर पेशेंट हार्ट पेशेंट है तो वो अगर ब्लड थिनर यूज कर रहे हैं तो वो डॉक्टर को जरूर बताएं। अगर पेशेंट डायबिटिक है तो वो अपना शुगर लेवल चेक करवा के ही अकल दाढ़ का ट्रीटमेंट करवाएं। और आफ्टर रिमूवल के बाद पेशेंट को बहुत सारे प्रिकॉशंस रहते हैं जो कि हम पेशेंट को गाइड करते हैं कि आइस पैक यूज करें, ठंडा खाना खाएं, मुंह से थूके नहीं। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हम पेशेंट को बताते हैं जिससे वो कंफर्टेबल फील करें। ठीक है सर। सर अभी आपने एक बात और बताई कि जैसे कोई पेशेंट्स हैं उनको अपनी मेडिकल हिस्ट्री देना बहुत जरूरी है। जी जी। जैसे कि कोई ब्लड थिनर्स ले रहा है या कोई डायबिटिक का पेशेंट है। सर अगर कोई पेशेंट इस धारणा से आता है कि अगर मैं नहीं बताऊंगा तो मुझे क्या ही दिक्कत कॉज हो जाएगी, तो आप इसके बारे में कुछ थोड़ी सी रोशनी डालना चाहेंगे? देखिए अगर पेशेंट हमसे कुछ छुपाएगा तो वो प्रॉब्लम खुद ही क्रिएट करेगा, वो खुद के लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बिकॉज ऑफ दिस इज नॉट ए नॉर्मल रिमूवल ऑफ एनी टूथ, ये एक सर्जिकल टूथ रिमूवल रहता है। तो हमें अगर वो कोई मेडिकल हिस्ट्री से गुजर रहा है पेशेंट तो उसको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर वो ब्लड थिनर पे है तो उसका ब्लड रुकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर वो डायबिटिक है तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस तरह की कंडीशंस जो रहती हैं तो पेशेंट को हमें जरूर डॉक्टर से बात करें और प्रॉपरली वो गाइडेंस में कि हमें क्या कर सकते हैं, तो वो डॉक्टर भी उनको वो प्रॉपरली गाइड करेंगे। मतलब जैसे जो लोग हैं आजकल वो झिझकते बहुत हैं कि हमें अगर हमने ये बता दिया तो डॉक्टर हमें फिर आधा 30-40 दिन के लिए कह देंगे कि आप पहले इसको रोक के आइए फिर ऐसे करिए। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी जो भी मेडिकल कंडीशन है पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। सर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप जैसे मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो आपके पास भी काफी लोग आते होंगे जो विजडम टूथ का रिमूवल करवाते हैं, तो उनके दिमाग में भी कई ऐसी धारणाएं बनी हुई है जो कि गलत है, जिनको हम मिसकंसेप्शंस कहते हैं। क्या आप उनके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? देखिए पेशेंट को ये लगता है कि अकल जाड़ हमेशा रिमूव ही की जाती है। ये गलत धारणा लेके आता है पेशेंट। बहुत सारे केसेस में ऐसे जो माइनर प्रोसीजर करके भी हम अकल जाड़ को ठीक किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था अपर कोलेक्शन करके, जिसमें हम क्या है कि जो जाड़ आ रही है उसके ऊपर का जो टिश्यू है वो बहुत बार उसमें इन्फेक्शन रहता है खाना फंसने की वजह से। हम उसको रिमूव करते हैं तो वो पेशेंट बेटर फील करता है। ठीक है, और कई बार हमें जस्ट एक नॉर्मल क्लीनिंग से भी वो दांत ठीक हो जाता है। तो और ऐसा नहीं है कि हमें रूट कैनाल नहीं कर सकते। अगर पॉसिबल वे होता है तो हम इसको रूट कैनाल से भी ठीक कर सकते हैं। ठीक है सर। आपने अभी हमें एक शब्द बताया अपर कलेक्टमी। जी सर इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा और बताएं। अपर कलेक्टमी जैसे कि क्या होता है, जब ये जाड़ इरप्ट हो रही होती है तब इसके ऊपर का जो टिश्यू रहता है जिसको हम गम टिश्यू कहते हैं वो माइन्यूटली इन्फेक्टेड हो जाता है बिकॉज ऑफ फूड लॉसमेंट। ठीक है, यहाँ पर खाना पका है तो उसमें स्वेलिंग आ जाती है। वो स्वेलिंग होने की वजह से पेशेंट पेन फील करता है। तो हमारे पास जब पेशेंट आता है तो हम उसको थोड़ा इसके बारे में गाइड करते हैं कि ये आपका पेन जो है वो मसूड़े की वजह से।
तो उस कंडीशन में हम उस पेशेंट को उस टिश्यू को थोड़ा रिमूव कर देते हैं, जिससे पेशेंट को कंफर्टेबल फील होने लग जाता है और ये जाड़ इरप्ट होते हुए पेन नहीं करते। तो जैसे वो नॉर्मल तरीके से आनी चाहिए थी, सिर्फ उस टिश्यू को रिमूव करने की वजह से वो नॉर्मल तरीके से आएगी। ठीक है सर। सर आज आपने हमें अकल दाढ़ के बारे में कई चीजें नहीं सिखाई, इसके लिए आपका बहुत। अगर आप भी ऐसी डिस्कशंस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें बार डेंटल की चैनल को, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक आइकन। थैंक यू।